हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लैग्रेंजियन डायनामिक्स के सेकेंड लेक्चर में हैं और आज का टॉपिक रहेगा कॉन्स्टेंट्स। हम ये जानेंगे कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और अगर ये एक सिस्टम में प्रेजेंट हो तो इनके वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। सो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? मोशन कैन नॉट टेक प्लेस इन एन आर्बिट्री मैनर। इसका मतलब जब हमारा सिस्टम जो है वो एक मोशन कर रहा है बट उसमें एक दो कंडीशंस अप्लाई कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से उसकी जो मोशन है वो फ्रीली मूव नहीं कर पाता है, उसमें कुछ कंडीशंस लगते हैं। इन कंडीशंस को हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, कॉन्स्ट्रेंट्स मीन्स इस मोशन को हम फ्रीली वो मूव नहीं कर सकता है। उस टाइम पे जो मोशन होता है अंडर दीज कांस्टेंट, जो सिस्टम का मोशन होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट मोशन। सो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? लिमिटेशन ऑन द मोशन ऑफ द सिस्टम और पार्टिकल। अगर मैं एक पार्टिकल को रखूं तो वो एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट में क्या कर रहा है? वो फ्रीली मूव कर रहा है, इस पे कोई भी कंडीशंस अप्लाइड नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैंने इसको अगर मैंने पेंडुलम बना दिया, इस पार्टिकल ये मास m है, इसमें मैंने एक रॉड अटैच कर दी और मैंने बोला कि अब मूव करो, तो ये क्या कर सकता है? ये सिर्फ ये इसमें एक लिमिटेशन आ गई, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एंड वाई प्लेन में ही मूव करेगा। ओके, सो इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। अब इन जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ये हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम स्केलर इक्वेशंस लिखते हैं, ठीक है, और उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट इक्वेशंस। ओके, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि कांस्टेंट्स क्या होता है। नंबर 1, पहले हम समझते हैं सिंपल पेंडुलम। तो इसमें क्या होता है कि ये हो गया मेरा y एक्सिस, ये हो गया मेरा x एक्सिस। अब मैंने यहाँ पे एक पेंडुलम अटैच कर दिया, मास m और इसकी मूवमेंट ऐसी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो लेंथ है L, ये कांस्टेंट होता है, L कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ है ये फिक्स्ड है, इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी। इस वजह से क्या होगा कि ये सिर्फ एक्स और वाई प्लेन में मूव करेगा। इट इज कॉन्स्ट्रेंट टू मूव इन एक्स वाई प्लेन। When I say कि एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा, इसका मतलब इसका जो z एक्सिस है वो 0 है। ये होगी हमारे पास अनदर कांस्टेंट इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल में हम समझते हैं सपोज मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस है r और इसके अंदर पार्टिकल्स भरे हुए। अब इस कंडीशन में पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या होगी? पार्टिकल्स इस तरीके से मूव करेंगे, अंदर ही अंदर जिगजैग पैटर्न में मूव करेंगे। सो इस टाइप के लिए हम क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, इनकी जो मूवमेंट है वो इस टाइप में होगी, तो इसका जो कांस्टेंट इक्वेशन है वो ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसी की जगह हम थर्ड वाला ले लेते हैं और ये सोचते हैं कि पार्टिकल्स अंदर नहीं है बट पार्टिकल्स बाहर पार्टिकल है जो बाहर बैठा हुआ है। तो अब मैं इसके लिए इसकी इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कैसे बनाऊंगी? ये इसकी मूवमेंट क्या है? ऐसी है। तो इस केस में क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आर स्क्वायर।
तो ये हमें बता रहा है कि पार्टिकल कहाँ मूव कर रहे हैं, इनसाइड द स्फीयर। ये हमें बता रहा है कि पार्टिकल कहाँ बैठा हुआ है, सरफेस ऑफ स्फीयर पे बैठा है, उससे बाहर कहीं जाके मूव कर रहा है। अगर इक्वल टू है इसका मतलब ये रहा यहाँ पे बैठा है, अगर ग्रेटर देन हो गया मतलब यहाँ पे ही पर आ गया, मतलब यहाँ पे आने के बाद वो फॉल हो रहा है तो ग्रेटर देन आर हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है, इक्वल टू है मतलब यहाँ पे हिट कर रहा है, लेस देन है मतलब अंदर अंदर मोशन कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जो कि अच्छा एग्जाम्पल है और उसको आप याद रखना एज अ केस, क्योंकि आगे उसको सॉल्व करने में बहुत काम आएंगे। जब हम लैग्रेंजियन लिखते हैं हम देखेंगे कि हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता होना चाहिए, वो कैसे रिड्यूस होते हैं। तो उनके लिए अभी पहले आप कांस्टेंट समझो, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड देन फिर हम लैग्रेंजियन का एंगल लिखने के। तो इसमें क्या है कि मैं एक मास को अटैच तो कर रही हूँ बट मैं वो स्प्रिंग से अटैच कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ना लेंथ जो है वो कांस्टेंट नहीं है। जैसे जब हमने पेंडुलम की बात की थी, पेंडुलम में लेंथ कांस्टेंट था। स्प्रिंग में क्या होता है, ये अगर मैं स्प्रिंग बना रही हूँ, अब मैंने इसको यहाँ पे फिक्स रखा और बोला किसी को कि वहां से स्प्रिंग को खींच दो, तो क्या होगा, स्प्रिंग स्पैन हो जाएगी। और वही मैंने बोला इधर से पकड़ा और मैंने किसी को बोला कि स्प्रिंग को पुश करो, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगी। तो इस तरह की तरीके से जो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी स्प्रिंग है ना उसकी जो ये लेंथ है कांस्टेंट होती है, एल नॉट कांस्टेंट हियर। सो इवन दो ये कांस्टेंट की तरह एक्ट करता है बट ये डिग्री ऑफ फ्रीडम में जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को रिड्यूस नहीं करता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को रिड्यूस नहीं करता है। इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि कांस्टेंट तो है बट अप्लाई कुछ उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 एग्जाम्पल, इसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स के बारे में। सो हमारे पास 2 टाइप के कांस्टेंट होते हैं, हॉलोनोमिक कांस्टेंट एंड नॉन हॉलोनोमिक कांस्टेंट्स। तो हम इन कांस्टेंट्स को इक्वेशन के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि कांस्टेंट इक्वेशन अगर ऐसे हो तो उस टाइप के कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे। अगर हमारा कांस्टेंट इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दिखता है जहाँ पे हमारे पास पोजिशन और टाइम कोऑर्डिनेट्स के रिप्रेजेंट करके आ रहा है और इक्वलिटी साइन है, तो उस टाइप की कांस्टेंट को हम बोलेंगे हॉलोनोमिक कांस्टेंट। वहीं अगर हमें ऐसे देखने को मिलता है कि हमारा जो कांस्टेंट इक्वेशन बन रहा है वो पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइम पर डिपेंड कर रहा है, और स्पेशली अगर वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है तो हम श्योरली बोल सकते हैं कि एक नॉन हॉलोनोमिक कांस्टेंट है। उसके बाद अगर उस इक्वेशन में इनइक्वलिटी साइन अपीयर कर रहा है तब भी हम बोल सकते हैं कि ठीक है ये एक नॉन हॉलोनोमिक कांस्टेंट है। इससे पहले हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे, उसमें जो वो स्फीयर वाला एग्जाम्पल था उसमें क्या हो रहा था, पार्टिकल इनसाइड मूव कर रहे थे और वहां पे एक इनइक्वालिटी का साइन अपीयर हो रहा था। तो इस टाइप के हम कांस्टेंट को बोलेंगे नॉन हॉलोनोमिक कांस्टेंट्स। वहीं जहाँ पे हमने पेंडुलम लिया था यहाँ पे एल कांस्टेंट, और क्योंकि ये वाई एक्स प्लेन में था तो z इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, z इज अ कोऑर्डिनेट, यहाँ पे ये क्या है इक्वलिटी का साइन, तो ये किस टाइप का कांस्टेंट हो गया, ये हो गया हॉलोनोमिक कांस्टेंट, और ये हो गया नॉन हॉलोनोमिक कांस्टेंट। ओके, तो अब हम जानते हैं प्रॉब्लम्स, इन कांस्टेंट्स की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई। तो दो प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स थे हमने देखा कि वो कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करने लगे, ठीक है, और हमें इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे सॉल्व करने के लिए। तो हमने क्या किया, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को इंट्रोड्यूस किया, और ये जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी पहली प्रॉब्लम थी कि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स थे वो डिपेंड कर रहे थे, ठीक है। दूसरा जो प्रॉब्लम था वो था नेचर ऑफ कांस्टेंट फोर्सेस। तो हमारे जो सिस्टम में जो जो फोर्सेस प्रेजेंट है उन सबका हमें एग्जैक्ट नेचर क्या है वो नहीं पता था।
और उसको पता किए बिना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। फिर हमने इस प्रॉब्लम से कैसे वो किया, सॉल्व किया इस प्रॉब्लम में हमने क्या किया, स्केलर मेथड्स को अप्लाई किया। उसमें क्या होता है कि स्केलर मेथड्स में हमें जो फोर्सेस हैं उनका एग्जैक्ट नेचर अगर नहीं भी पता हो तब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पार्टिकल के मोशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये स्केलर मेथड्स क्या थे, वो थे लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन। इसकी मदद से हमने सिस्टम के मोशंस को डिटेक्ट किया, इवन दो वी आर नॉट अवेयर ऑफ दी फोर्सेस, कांस्टेंट फोर्सेस। ओके, सो ये प्रॉब्लम्स थे और इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग।